प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी रेड अलर्ट पे हो गई है। उनका तमाम अमला तब्दील कर दिया गया, हत्ता के हेलीकॉप्टर के पायलट्स। और ये रेड अलर्ट जो है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ तीनों को एक साथ आया है। जिस तरह मुझे खतरा है कि अफगानिस्तान में 89 की बनिस्बत बहुत बड़ी, कई गुना ज़्यादा बड़ी तबाही खुदा न खास्ता वहाँ पे आ सकती है। तो इसी तरह मुझे ये ख़तरा है कि पाकिस्तान पे भी जो फॉल आउट है वो खुदा न खास्ता इतना भयानक हो सकता है कि हम माजी के उसको भूल जाएं। ऐसी खतरनाक सूरत हाल इससे पहले शायद ही कभी पैदा हुई। हम कह सकते हैं ऑलरेडी बड़े शहरों के करीब हमले कर रहे हैं, दिन में 100-150 हमले कर रहे हैं तालिबान। इस वक्त अमलन तो पिछले सालों में सीपेक पे भी काम रुका हुआ है और हमारे चीनी दोस्त सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि भाई ये किन लोगों से हमारा वास्ता पड़ गया है। एक तरफ तो अमेरिका अपने फौजियों को अफगानिस्तान से बाहर निकाल रहा है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान में विभिन्न तालिबान के गुटों में और वहां की सरकार के बीच गृह युद्ध चालू हो गया है और इस युद्ध की लपटें अब धीरे धीरे पाकिस्तान की सीमा तक पहुंच गई है और पाकिस्तान को यह डर हो गया है कि कहीं इस युद्ध के लपट में पाकिस्तान भी न आ जाए। इस कारण पाकिस्तान में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आप लोगों को पता ही होगा कि अमेरिका को अपने यहाँ अड्डा देने के कारण अब पाकिस्तान से तालिबान भी नाराज हो गए हैं, इसलिए पाकिस्तान को यह डर बन गया है। क्या है पूरा माजरा, आइए आगे सुनते हैं। कर रहा था तो मुझे खबर आई कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी रेड अलर्ट पे हो गई है। उनका तमाम अमला तब्दील कर दिया गया, हत्ता के हेलीकॉप्टर के पायलट्स। और ये रेड अलर्ट जो है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ तीनों को एक साथ आया है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि ये कोई अफगानिस्तान या तालिबान रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ है। तो आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मजीद कशीदा होते हुए इस लेवल पे आते हुए कि जी जब अफगानिस्तान में तालिबान को जगह मिलेगी तो उसके बाद खुद ब खुद वो हमारे मसलों को भी संभाल देंगे और टीटीपी वगैरह का मसला भी हमारे लिए हल कर देंगे। अब आप किसी बड़ी हद तक उसको जानते हैं, ये जो मजहबी और रिलीजियस कम्युनिटीज़ होती हैं आइडियोलॉजिकल, तो मैं तो उसी कंटेक्स्ट में हमेशा से टीटीपी को उनका फ्रेंचाइज समझता था। तो एक तो अब वो ऑब्वियस हो गया है और मेरे ख्याल में हमारे मुल्क चलाने वालों को भी एहसास हो गया है कि जो उधर तालिबान को तक़वियत मिलेगी तो पाकिस्तान के अंदर भी उस तरह की क़ुव्वतों का मोराल भी बूस्ट होगा, वो रीऑर्गेनाइज भी हो रहे हैं। और वो ख़तरा दोबारा, जिस तरह मुझे ख़तरा है कि अफ़गानिस्तान में 89 की बनिस्बत बहुत बड़ी, कई गुना ज़्यादा बड़ी तबाही खुदा न खास्ता वहाँ पे आ सकती है। तो इसी तरह मुझे ये ख़तरा है कि पाकिस्तान पे भी जो फॉल आउट है वो खुदा न खास्ता इतना भयानक हो सकता है कि हम माजी के उसको भूल जाएं। तो अब अफ़गानिस्तान में भी आप देखें, एक तरफ अशरफ गनी अपनी तमाम उसके लिए आपको ज़िम्मेदार करार दे रहा है और इतनी जो एफ़र्ट्स पिछले 6-7 महीनों में हमारी लीडरशिप ने की तालिबान को समझाने बुझाने की, उसको वो तस्लीम करने को तैयार नहीं है। दूसरा, जब वक्त क़याम आया पिछले सालों में आपने तालिबान से मुतालिक पूरी दुनिया की बात नहीं मानी, तो इस दौरान तालिबान आपसे नाराज़ हो रहे हैं। फिर तीसरी तरफ अमेरिका है, तो अमेरिका इस वक्त उसके भी इरादे पाकिस्तान के बारे में ठीक नज़र नहीं आते। और वैसे पाकिस्तान के अंदर तो थ्रेट्स का एक साइड नहीं है। खारजा पॉलिसी में बहुत बड़ा डायलेमा पैदा हो गया। ऐसी खतरनाक सूरत हाल इससे पहले शायद ही कभी पैदा हुई। हम कह सकते हैं ऑलरेडी बड़े शहरों के करीब हमले कर रहे हैं, दिन में 100-150 हमले कर रहे हैं तालिबान, 100-150 हमले। और बड़े शहरों के पास, जैसे रावलपिंडी के करीब रबात है जी, जैसे वो हब का इलाका है कराची के साथ, क्या है, जैसे लाहौर के करीब शेखुपुरा है, तो वो अपना बड़े हमले कर रहे हैं और अमेरिकी तैयारों ने बमबारी की है। ईमानदारी है, ये सारा जो गंद फैलाया हुआ है ये रूस का है, था पहले, और अब अमेरिका का है। अब इनकी जिम्मेदारी है ना। अब हमारे यहाँ लोग कन्फ्यूज हैं कि क्या किया जाए। क्या वो कहते हैं अंग्रेजी में, रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड। हम अमेरिका के साथ भी हैं, हम तालिबान के साथ भी हैं। तालिबान हमारे दोस्त हैं, ये तो डिलेमा है। और अमेरिका जो है, हम इसकी तो तरदीद कर दी
ऐसा वैसा डायलेमा। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? या आप अमेरिका को खो दें या आप अफगानिस्तान को खो दें। ये बीच में वो प्रेसिडेंट रोजवेल्ट ने कहा था कि फैसला न करने से बेहतर है गलत फैसला कर लिया जाए। आप मखमसे में नहीं रख सकते। फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी के फ्रंट पे जो ब्लंडर्स कर रहे हैं या अगर उसको तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो एक तो ये है कि उसके असरात बहुत दूर तक जाते हैं। दूसरा, मैं हमेशा से ये कहता हूं कि देखिए, ये इस मुल्क का ये अशराफिया और हुक्मरान तबका भी तभी महफूज होगा कि आप इस मुल्क के हर शहरी के जान माल को मुकद्दस समझे और उसकी फिक्र करे। नहीं तो कहीं मुझे असल में एक बड़ी प्रॉब्लम है, जो आपको मैं अपनी जाती प्रॉब्लम बताता हूँ। आम आदमी को मेरी बात समझ में नहीं आती। वो समझते हैं शायद मैं किसी वजह से खिलाफ होकर बात कर रहा हूँ कि जब आपके मेन पॉलिसी मेकर्स जो हैं फॉरेन नेशनल्स हैं, अब जैसे आप ले लें कि वो चाहे जुल्फी बुखारी हो, चाहे मुईद यूसुफ हो, चाहे कोई और हो, चाहे अनिल मुशर्रफ हो, मेन लोग जो हैं जब फॉरेन नेशनल्स होते हैं तो पाकिस्तान के हक में आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी कैसे हो सकती है? मुझे ये बता दें। देखिए, यही तो इस वक्त ट्रेजेडी है और यही रोना है जो हम रो रहे हैं। इसका जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो ये कि जो सीपेक की सूरत में हमारे और चाइना के जो नए स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक रिलेशनशिप कायम हुई थी कि फ़ायदे तो अपनी जगह पे, लेकिन पाकिस्तान के अपने दुश्मन अपने थे, लेकिन चीन के दुश्मन भी आपके दुश्मन हो गए और वो आपके मुल्क में एक्टिव हो गए। लेकिन दूसरी तरफ इन हरकतों की वजह से, मसलन चीनी हमारी तरह तो नहीं है, वो उनका तो अपना निज़ाम है, वो इस मामले में बड़े हसास हैं। इस वक्त अमलन तो पिछले सालों में सीपेक पे भी काम रुका हुआ है और हमारे चीनी दोस्त सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि भाई ये किन लोगों से हमारा वास्ता पड़ गया है। तो नुकसान ये हुआ कि चीन के दुश्मनों का भी हमला तो आपके मुल्क पे है, लेकिन चीन के साथ भी वो एतमाद और वो ट्रस्ट और वो कोऑर्डिनेशन आप कमाल करते हैं। इसकी आप हमारी कामयाब फॉरेन पॉलिसी समझें कि जो ट्रेडिशनल राइवल्स थे कभी जो एक साथ नहीं हुए एक पॉलिसी पे, हमने उन सबको अपने खिलाफ करके सामने कर दिया। आप इसको हमारा क्रेडिट समझें। हाँ, यकीनन ये क्रेडिट तो बहुत होगा कि खुदा आखिर में 72 साल में ऐसा नहीं हुआ साहब। एक तरफ आपने चीन को नाराज किया, दूसरी तरफ आपके प्राइम मिनिस्टर जिस दिन से जो बाइडेन ने ओथ उठाया हुआ है उस दिन से लेके आज तक आपका फॉरेन ऑफिस, आपका सफारत खाना, आपके जो है इंडिविजुअल मुख्तलिफ मुईद यूसुफ, अली जहांगीर सिद्दीकी ये कोशिश कर रहे हैं कि जो बाइडेन इनकी मुबारकबाद का फ़ोन अटेंड करे, वो नहीं कर रहा। दूसरी जो आपने अफरात तफरीद कर ली कि एक तरफ एक दिन तुर्की की तरफ जाएं, दूसरे दिन फिर सऊदी अरब की तरफ जाएं, तीसरे दिन उधर जाके बोंगी मारे कि आपने जो है ईरान और अमेरिका की सालिसी करानी है। तो उसका नतीजा ये हुआ कि आज न आपको तुर्की सीरियस ले रहा है, न आपको मलाइशिया सीरियस ले रहा है, न आपको सऊदी अरब सीरियस ले रहा है और न आपको यूएई सीरियस ले रहा है। वैसे हम कौन सा अपने आप को सीरियस ले रहे हैं साफी साहब, जो इतनी प्रॉब्लम है? वो तो अगर हम इस मुल्क को और अपने आप को सीरियस लेते तो इस मुल्क को इतने गैर सीरियस लोगों के हवाले ना करते ना। सही बात है। लेकिन के परिचर्चा के केंद्र में मुख्य रूप से 3 बिंदु थे। पहला, अमेरिका का पाकिस्तान में हवाई अड्डे या एयर बेस की मांग। पाकिस्तान अपना एयर बेस पहले ही दे चुका है। केवल लोगों के नाराजगी से बचने के लिए पाकिस्तानी सरकार या वहां की सेना द्वारा लगातार बयान दिया जा रहा है कि पाकिस्तान कोई एयर बेस नहीं दे रहा। यह अर्ध सत्य है, क्योंकि अमेरिका 2001 से ही पाकिस्तान का शमसी एयर बेस पाकिस्तान के साथ एक समझौते के तहत प्रयोग में ला रहा है, तो फिर कोई नया बेस देने की बात ही नहीं। तात्पर्य यह अर्ध सत्य हुआ कि अमेरिका पाकिस्तान का एयर बेस यूज भी कर रहा है और नया एयर बेस नहीं दिया गया है। सरकार इस पर सत्य बोल रही है और अमेरिका का भी काम हो रहा है। इसके लिए आपको थोड़ा सा पिछले सप्ताह हुई एक घटना पर नज़र डालना होगा, जब पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ और अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार जनेवा में पिछले सप्ताह मिले और वार्ता के बाद जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई उसमें कहा गया कि अमेरिका पाकिस्तान आपस में सहयोग जारी रखेंगे और पूर्व में जो भी दोनों देशों के बीच समझौते हुए हैं वे यथावत जारी रहेंगे। तो 2001 से एयरबेस यूज करने का जो समझौता हुआ है वह अब भी जारी रहेगा। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर हो रहे हमले में तेजी, जो दूसरा बिंदु उभर कर इसमें सामने आया।
आप लोगों को पता ही है कि अफगानिस्तान में एक चुनी हुई सरकार है जिसके मुखिया अफसर गनी वहाँ के राष्ट्रपति हैं और वे भारत के समर्थक हैं। दूसरी तरफ तालिबान विद्रोही गुट है जो पाकिस्तान समर्थक है। अमेरिका का पाकिस्तान में मौजूदगी के कारण तालिबान पाकिस्तान से नाराज हो रहा है और यही कारण है कि दोनों गुट यानी अफगानिस्तान की चुनी हुई सरकार और वहाँ की विद्रोही गुट तालिबान दोनों पाकिस्तान के मुद्दे पर एकजुट हैं और पाकिस्तान में इसी कारण अफगानिस्तान की तरफ से आक्रमण में तेजी हुई है। तीसरा तथ्य, भारत अमेरिका इजराइल षड्यंत्र के तहत पाकिस्तान में कुछ करते दिखाई दे रहे हैं, यानी कुछ पाकिस्तान के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। अमेरिका अफगानिस्तान से निकलने के बाद भारत की भूमिका अफगानिस्तान में बढ़ाना चाहता है कि भारत वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट कर चुका है। इसी कारण पाकिस्तान को लगता है कि यूएस, भारत और इजराइल कोई पाकिस्तान के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल अभी जो फिलिस्तीन के साथ विवाद हुआ था, पाकिस्तान खुलकर इजराइल का विरोध कर रहा था और भारत इजराइल का समर्थन कर रहा था। इजराइल के अभी एक राजदूत ने पाकिस्तान के खिलाफ ट्वीट भी किया है। तो लगता है पाकिस्तान को कि चूंकि पाकिस्तान इजराइल का विरोध कर रहा था तो और भारत का वह समर्थक है, तो भारत और इजराइल दोनों मिलकर अमेरिका को एक साथ मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं और उसी षड्यंत्र के कारण पाकिस्तान पर हमले तेज हो रहे हैं। अब अफगानिस्तान का क्या भविष्य होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आज के जो हालात हैं वह पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अगर वहां पर शांति होती है तो यह पूरे इलाके के लिए एक अच्छी बात होगी। हम आशा करते हैं कि वहां पर सब कुछ सामान्य हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।